छोड़ दो फिर। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास है ना? 7 बजे ऑफ हो जाएगी। बस खलास खत्म। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे, 1 मिनट रुक जा दोस्त। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उनको आवाज आ रही है मेरी? लॉ किसने बढ़ाया है? तो साइलेंस कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। चलो, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। कितने लोगों ने यहाँ पे लॉ मुझसे नहीं पढ़ा? तकरीबन 1-2 बच्चे नए चेहरे नजर आ रहे हैं, बट उस शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे। इट्स ओके। नाम मेरा पता है। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट। मैं अपने इंट्रोडक्शन में टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल नो मी। बिजनेस लॉ में भी मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, और कुछ बच्चों के साथ मेरा कंपनी लॉ में भी इंटरेक्शन हुआ है। तो अब एक वापस से एक नया ब्रांड न्यू सब्जेक्ट कैफ 8 का, जिसका नाम क्या है? ऑडिट एंड अश्योरेंस। वो पढ़ने आप लोग आए हो। कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा हो? कहां था? कहां था? ए यार, चल बैठ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा हो? एक ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है। तो ब्रांड न्यू सब्जेक्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूपिड इडियोटिक सवालात आप लोगों के जहन में आएंगे। तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होकर मुझसे पूछना है। मुझे आएगा जवाब मैं दूंगा, नहीं आएगा रिसर्च करके आऊंगा और उसका जवाब दूंगा, बट दूंगा जरूर। भाई साहब, ये वो सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पास नहीं करना, ये बहुत शिद्दत से अप्लाई करना है। यानी ये वो सब्जेक्ट है जो पढ़ोगे तो सही, बट साथ में सीखना है, बिकॉज ये एक हुनर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने के लिए। वो होता है ना, एक मैकेनिक, एक बच्चा आता है, उसने छोटा सा इंटर्न रखा होता है, उसको बोलता है यार छोटे छोटा पाना देना, 6 का पाना देना, 7 का पाना देना। तो वो सीख रहा होता है। तो ये वो सब्जेक्ट है, यही चीज फर्म में जाके आपने अप्लाई करनी है। तो ये हुनर है। इन केस खुदा ना खासा, गॉड फॉरबिड, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रू योर पेपर्स, तो अगर ये हुनर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें कहीं पे भी इसकी बेसिस पे जॉब भी मिल सकती है। देखो, तुम लोग उस लेवल पर आ गए हो, या तो यहां से आगे बढ़ोगे और नेक्स्ट पढ़ाओ, नेक्स्ट लेवल है आप लोगों का फर्म, या बोलोगे नहीं यार बस, और मैंने एफर्ट्स नहीं करनी, मैं थक गया हूं, मैं कोई और क्वालिफिकेशन करूंगा, एक्सचे करूंगा, पिफा करूंगा, या कोई अपने पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ देगा। वरना मेजोरिटी ऑफ बच्चा यहां से एटलीस्ट अपने पार्ट पे पूरी कोशिश करेगा कि वो आगे बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि इस हुनर का सीखना, जो कि ऑडिट। तो सर ये क्या कोई नई चीज पढ़ाएंगे इसके अंदर? नहीं भाई, ये हुनर आप लोगों में है। मुझे सिर्फ इसको पॉलिश करना है कि अंडर आइजा, आइजा का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आईएएस पढ़ा था। अंडर आइजा, आइजा AIZAH वाली नहीं, अंडर आइजा किस तरीके से करना है। आइजा के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि भाई ये चीज इस तरीके से परफॉर्म होगी। आपने मौके की मुनासबत से उन प्रोसीजर्स को एडजस्ट करना है।
वही सवाल यहाँ पे। तो आज की क्लास में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सर तनवीर को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, नॉलेज है या नहीं है, या नहीं यार हम तो बस ये इस क्लास को ट्रीट करेंगे तो डेमो क्लास, उसके बाद हम जाके किसी और को एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के बाद हम देखेंगे कौन सी क्लास में ज्यादा मजा आता है। इट्स अप टू यू। तो भाई ऑडिट एंड एश्योरेंस दोनों एक ही चीज है, अलग अलग? अच्छा मुझे पता है कि तुम लोग जवाब नहीं दोगे, मुझे पता है कि तुम लोग गलत जवाब दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं करो। एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, क्या पता सही जवाब हो। अटेम्प्ट करो। इस सब्जेक्ट को अगर पास करना है ना, तो उस पास करने के लिए जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर हो। अगर कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर नहीं होगा ना, तो पेपर में वो रटी रटाई चीज नहीं आएगी, पेपर में सिनेरियो आएगा। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर होगा कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर हो भाई, यार ये मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा, यार ये मैं अगर यहाँ से क्लास ले लेता तो, यार ये वाले क्वेश्चन कर लेता तो, अगर कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो कि ना रिकॉल नहीं होगी। ये अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को बनाया इस तरीके से है, जो गुमान दिमाग में लेकर आओगे वही होगा। और हम कहते हैं ना इन्नमल अमालो बिन्नियाते, के अमल का दारोमदार नियत पर है। तो आज से पहले आप लोगों ने नियत करी थी कि अल्लाह पेपर पास करवा दे। जैसे ही पेपर पास होता था, जो पढ़ा होता था वो भूल जाते होगे। कभी नोट करा है इस चीज को? वो इस वजह से अल्लाह ताला हैज मेड अ ब्यूटीफुल माइंड। तो अगर नियत करोगे, तो सबसे पहले नियत कर लो। अगर नियत करोगे या अल्लाह हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ हमें पास करवा बल्कि हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें, तो बेटा जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाते ना, ये चीज जहन में रहेगी तुम्हारे। तो नियत कर लो कि अल्लाह ना सिर्फ पेपर को पास करना है बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। किसी को और बड़ी नियत करनी है कि अल्लाह ना सिर्फ पास हूं, ना सिर्फ मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूं, बल्कि इस काबिल बना के मैं किसी और को पढ़ा भी सकूं, हस्बे जायका हस्बे जरूरत। ये सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? ठीक है भाई। तो भाई ऑडिट एंड एश्योरेंस मतलब क्या? हाँ भाई, पूछो को ताव दे रहे हो जो बेटा। ऑडिट एंड एश्योरेंस का मतलब चेकिंग करना। ओके। हाँ भाई, ऑडिट एंड एश्योरेंस चेकिंग करना, कंपेयर करना। कंपनी क्यों? एंटिटी का ऑडिट करना, चेक करना। ओके। हाँ भाई। ओके, चलो वो भी यही करना। तुम ऐसे बैठे हो, जो वलीमे के बाद जो चाय चल रही होती है ना, कि खाना वाना खा के बैठे हुए हैं, चुस्कियां लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अगर खुदा ना खासा कुछ लिखना पड़ गया तो कैसे लिखेगा? टेबल तो है नहीं, तो इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, उधर बैठ गया, उधर बैठ गया, इतनी सारी जगह है, बट टेबल तो आगे हो। बंदा सिनेमा में भी जाता है ना, तो वहां पे भी आगे कोई चीज पड़ी हुई होती है, यहाँ पे पॉपकॉर्न रखता है। हाँ भाई, ऑडिट एंड एश्योरेंस। चलो ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि सर ऑडिट एंड एश्योरेंस एक ही चीज है? मगर बोला था तुम लोगों ने, सबने वही है कि सेम ही है। सर ऑडिट करना, रिव्यू करना। कितने लोग कह रहे हैं सर अलग अलग है? क्या फर्क है? एक्सेलेंट। तो भाई एज ए लेमैन बता रहा हूं,
अभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में किस तरीके से है ये मैं नहीं बता रहा, एज ए लेमैन बता रहा हूं। ऑडिट एंड अश्योरेंस दो अलग अलग मतलब हैं इस चीज के। ऑडिट का मतलब बिल्कुल सही कहा कि एक चीज को वैलिडेट करना, एक चीज को चेक करना, एक चीज को इंस्पेक्ट करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है या नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड इसलिए मैंने यूज करा है क्योंकि आईएएस में ये पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब मालूम है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है कि विंडो ड्रेसिंग नहीं हो रही। ऑडिट का मतलब ये कि एक प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो जो कि आइजा में मेंशन है। आइजा कौन? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन है। उसको करने के बाद आप परफॉर्म करते हो और इंस्पेक्ट करते हो चीजों को कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो सर ये ऑडिट करने के बाद क्या आप ये कंक्लूजन, ये जो आउटकम निकला अपने दिल में रखते हो? नहीं, आप बताते हो बाहर वालों को, अश्योरेंस देते हो कि चंदा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए हैं, वो ठीक है, परेशानी की बात नहीं है, आपको जो करना है इस फाइनेंशियल की बेसिस पे आप करें। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ भाई, सबसे आखिर में कौन आया था? इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई दिल पे नहीं ले। देखो एक चीज प्लीज, मैंने एक चीज आप लोगों को शायद बोली होगी जब आप लोग कैफ 4 मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे, और कैफ 4 में मैंने ये कहा होगा आप लोगों को कि जब पीआरसी में बच्चा आता है टीएसए में तो वो डरा डरा सा होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदाजा होने लग जाता है कि हाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब आप कैफ 8 में पहुंच गए हो तो आपको पक्का यकीन हो गया है कि हाँ भाई आई एम द किंग, जो मैं बोलूंगा मेरी सुनी जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों के ऊपर कोई बात बोलूं, कोई एग्जाम्पल दूं, तो उसका कतई ये मकसद नहीं है कि किसी की दिल आजारी करना, मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर आप मुझ पे एग्जाम्पल देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत ही मिच्योर हो गया हूं, मेरे रिश्ते की भी कहीं बात चल रही है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम एग्जाम्पल दूं आप लोगों पे। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? सबसे आखिर में कौन आया था? तू आया था, वो आया था? कौन आया था दोनों में से? कौन आया था? अभी जब पहले आप पहले आप पहले आप, चलो ठीक है, दोनों के ऊपर एग्जाम्पल देता हूं। तेरा नाम क्या है? हसनैन। तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। मुझे ऐसा लगा कह रहा है गुल अहमद। अहमद। हाँ, ये वाला फैन ऑफ करवा दूं मैं? ये प्लीज ऑफ कर देगा यार। अभी तक तो तेरे को बटन याद हो जाने चाहिए आगे। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड तुम ये माहौल बनाना चाह रहे हो, मगर ये ऑडिट एंड एश्योरेंस क्लास है। सारे बंद कर दिए तूने। ऐसी गर्मी। भाई तू सारे खोल दे, छोड़ दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, सारे खोल दे, छोड़ दे। चलो, तो हसनैन बेटा बड़े होके क्या बनोगे? अब्बू? ओके, ठीक है। तो अब्बू बनने के लिए क्या होना जरूरी है? ठीक है, तो हसनैन साहब माशाल्लाह से क्वालिफाई हो गए, चार्टर्ड अकाउंट बन गए। चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद माशाल्लाह से अच्छी सी नौकरी भी उनकी लग गई, लेट्स सपोज किसी इस्लामिक बैंक के अंदर। उन्होंने बोला मुझे सूट नहीं चाहिए, सूट एक लानत है, और उन्होंने इस्लामिक बैंक में नौकरी भी कर ली।
माशाल्लाह से अच्छी सैलरी भी मिली, अच्छी गाड़ी भी मिली, घर वगैरह भी इन्होंने फाइनेंसिंग के ऊपर ले लिया। तो अचानक एक दिन इनकी आंख खुल गई। ये सारी चीजें थी और फिर उनकी आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुल गई तो फौरन भागे भागे गए अपनी मम्मा के पास। मम्मा को बोला, मम्मा मम्मा मम्मा, मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बैंक बैलेंस भी है, मगर मैं शादी करना भूल गया। और मेरा तो ख्वाब था कि मैं अब्बू बनूं। अब अब्बू बनने के लिए जरूरी है कि मैं शादी करूं। तो मम्मा ने हसनैन से पूछा, बेटा कोई लड़की तुम्हें पसंद है? हसनैन, ओ अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो सर नीचे झुका के चलता था। क्लास में जितने भी मेरे कोलीग्स थे मैं उनको बहनें समझता था। मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं। कि मम्मा ने बोला, ठीक है बेटा, इतना ड्रामा नहीं करो, हम ढूंढ देते हैं तुम्हारे लिए। तो इन्होंने कोई लड़की ढूंढी। फेवरेट हीरोइन बोलो। अब तू बड़ा हो गया है, अब बिंदास होके तेरे को बोलना चाहिए, सर ये तीन नाम यूं निकालने चाहिए, ये। देखो बेटा, अब तुम चार्टर्ड अकाउंट बन गए हो, यू कैन अफोर्ड एनीथिंग, नंबर वन। नंबर टू, शादी तुम्हारी हो रही है, तो चॉइस किसकी होनी चाहिए? मामा किससे पूछ रही हैं? सैफ अली खान की बेटी सारा खान पाकिस्तानी कौन सी है? आजकल मैं वो ड्रामा देख रहा हूँ, कभी मैं कभी तुम। एक्सीलेंट ड्रामा यार, मैं तुमने तू हानिया आमिर बोलेगा बेटा। ये एक मिसकंसेप्शन है कि चार शादियों की गुंजाइश है। वो ऐसा नहीं है। चार शादियां इज द हद, इज द लिमिट। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं 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 ये तो ऑप्शन है, अवेल करना है। ऐसा सीन नहीं है। तो ये मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग मिली, शऊर मिला। मैंने अपनी बीवी को बहुत धमकियां देता था कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। हाल मेरी में कर लो, बट हिम्मत ही नहीं बनी कभी। ठीक है ना। फिर माशाल्लाह से मैं जिस जगह पे काम करता हूँ तो वहां पे रोज जुम्मे को शाम के वक्त तालीम बालगां होती है। किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है। तो किसी ने तफरी में बोला सर चार शादियों के ऊपर हो जाए। एक बंदे ने पूरी रिसर्च करी, बनाया, और उसके अंदर उसने प्रॉपर प्रूव करा आयतों और उसके रेफरेंस से कि भाई ये मैक्सिमम हद है, दैट्स द लिमिट, दीज आर नॉट द ऑप्शन। तो जहां अल्लाह ताला कुरान में इजाजत देते हैं वहां पे साथ में कंडीशन भी लगाते हैं कि भाई और तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इंसाफ करो, और तुम सबके साथ वैसा इंसाफ नहीं कर सकोगे। तो इंसान है, रजनीकांत की तो औलाद नहीं है। ठीक है ना। तो फिलहाल एक पे रखते हैं। और तुम कह रहे हो सारा खान, मैंने देखा नहीं है, बट आई ट्रस्ट यू, तुम्हारी अच्छी चॉइस होगी। चलो। अहमद, जानते हो सारा खान को? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी भांजी है और तुम नहीं जानते? चलो, कोई खान साहब है क्लास में? कोई पठान है क्लास में? अरीबा। कैसा लगेगा अरीबा तुम्हारी सास? अब पूरी फैमिली बन रही है, देखो। डॉटर, ब्रदर। तो अगर सारा खान के मामू हुए अहमद, तो अरीबा और अहमद के दरमियान क्या रिश्ता हुआ? भाई बहन का। तो हुआ ये कि हसनैन की अम्मी ने लड़की ढूंढी। सारा खान या हसनैन ने बताया अम्मी को। उनकी अम्मी लेके गई रिश्ता लेके अरीबा के यहाँ।
और अरीबा को कहा कि भाई मेरा लड़का है माशाल्लाह से गबरू जवान, आप अगर चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा, अच्छी सैलरी है, अच्छा बैंक बैलेंस है। कितने बहन भाई हो? 3। तुम बड़े हो छोटे हो? बीच का मतलब? चलो, तो मैंने सुना है जो बीच के होते हैं ना बड़े तेज शातिर काफ किस्म के लोग होते हैं। बट और मेरा ये बड़ा मानना है कि बड़े स्मार्ट, बड़े तेज, मतलबी, सेल्फिश किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि मैं, मेरे 3 बच्चे हैं ना, मैं अपने बीच वाले बच्चे को भी देखता हूँ ना, तो वो भी ऐसा ही है, एक नंबर का मतलबी, शातिर, चालाक। कोई भी चीज हो ना सामने से पलट के वो सवाल जरूर पूछ रहा होता है। तो हुआ ये कि बेटा, आपकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है, फोकस कर। तो हुआ ये कि हसनैन की अम्मी अरीबा के यहाँ रिश्ता लेकर आ गई और अरीबा ने मौज़िब घरानों की तरह उनको जवाब दिया कि जी जी बिल्कुल वो होगा, मुझे थोड़ा टाइम दें, हम अपनी इंक्वायरी वगैरह कर लें, उसके बाद हम जवाब देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। अरीबा के थे एक भाई अहमद, जो के थे एक डिटेक्टिव, मुलायम चंद जासूस। अहमद को उन्होंने कहा कि भैया, अपनी सारा का रिश्ता आया है, एक लड़का है हसनैन, फैसल बैंक में काम करता है, तो जरा आप पता लगाएं इसके बारे में, कैसा लड़का है। अहमद साहब जाते हैं, हसनैन के बारे में इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं इनके ऑफिस के अंदर, ऑब्जर्व करते हैं कि सुबह कितने बजे आते हैं और निकलते कितने बजे हैं, और ऑफिस के बाद कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इनकी हरकतों को। इन सब की बेसिस पे उन्हें ऑडिट एविडेंस मिलता है कि ये लड़का कैसा है, ये जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सारे आर ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं ऑडिट के अंदर कैसे आएंगे बता रहा हूं, मैं सिर्फ एज ए लेमैन बता रहा हूं समझने के लिए। ये सारे प्रोसीजर्स कहलाते हैं आपके ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अपने पास नहीं रख लेते, वो अपनी बहन को बोलते हैं कि ओ भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रातों को देर देर तक घर के बाहर रहता है और हर उस महफिल में जाता है जहां पे नहीं जाना चाहिए, तो इससे शादी नहीं करना अपनी बेटी की। तो इसने क्या करा, ओपिनियन, या लेट्स सपोज वो बोलता है हाँ हाँ बेफिक्र हो, बिल्कुल ही मुनासिब लड़का है, सिराते मुस्तकीम पे गामजन, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, बेहतरीन लड़का है, कर लो। आप नहीं करोगे, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। मतलब आप अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। ये क्या हुई, अश्योरेंस। तो ऑडिट का मतलब है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना टू गेट एविडेंस। अश्योरेंस का मतलब है कि ये काम करने के बाद अपने सीने में दबा के नहीं रखना, बाहर वालों को कॉन्फिडेंस देना, बाहर वालों को बताना हाँ भाई बिंदास, बिल्कुल सही है, सब सही है, जिस पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हो आप करो। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? तो ऑडिट एंड अश्योरेंस का मतलब मालूम है? ऑडिट का मतलब है प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। अश्योरेंस का मतलब है बाहर वालों को कॉन्फिडेंस देना। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? तो सर, समझ में आ गया। इस पूरे सब्जेक्ट में हमने डिस्कशन ही इसके ऊपर करना है कि भाई ये ऑडिट होगा, ऑडिट कौन कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट होगा, एक्सटर्नल ऑडिट को एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिसके लिए एक कस्टमाइज चेकलिस्ट है। वो जिस तरह से आता है ना कि एक कंपनी खुलेगी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीजें होंगी, आर्टिकल में ये चीजें होंगी, प्रोस्पेक्टस होगा तो उसमें ये चीजें होंगी। तो इसी तरह से ऑडिट में भी कि अगर लेट्स सपोज पहले साल ऑडिट आ रहा है तो सबसे पहले ये चीजें देखनी है, अगर रिलेट पार्टी का ऑडिट कर रहे हो तो ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। इसी तरीके से प्रोसीजर्स हैं, सवाल की बेसिस पे यू नीड टू कस्टमाइज।
सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो, कोई सवाल? सवाल निष्ठा, चलो फिर पढ़ते हैं थोड़ा। तो भाई अक्सर तो ऑडिट की क्यों जरूरत होती है? थर्ड पार्टी क्यों? ओके, ठीक है, कोई और? ओके, ठीक है, और ऑडिट क्यों होता है भाई? ओके, ठीक है, वेरी नाइस। सर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही है। एक तो ये हो गया कि गन पॉइंट पे करना है ऑडिट भाई, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। बट अक्सर इस ऑडिट के अंदर एक वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर का बंदा। यार मुझे बताओ, तुम लोग के घर में कोई ऑडिटर है? कौन? माय? दे आर चार्ट अकाउंट? मे आई नो देयर नेम? ओके, एंड वेयर आर दे वर्किंग? ओके, ठीक है, बट तुम सबके घर में ऑडिटर हैं, वो तो एक पक्के सर्टिफाइड ऑडिटर हैं। तुम सबके घर में ऑडिटर हैं, कौन? अब्बा, अम्मा, बड़ा भाई, बड़ी बहन। हल्का सा लेट हो जाओ तो घर में पहुंचते ही चार सवाल होते हैं। क्यों लेट हुए? कहाँ गए थे? किसके साथ थे? क्यों गए थे? ये क्या है? ये क्या हो रहा है तुम लोगों का? ऑडिट? तुम लोग भी करते होगे कि लेट्स सपोज अब्बा लेट आए, कहाँ थे आप, इतना लेट आए हो, हम इतना परेशान हो गए थे। अच्छा, जो काम के लिए गए थे वो कर आए या नहीं आए? घर पे अम्मा ने सब्जियां मंगवाई, तो उस सब्जियों का भी ऑर्डर होता होगा, क्या कितने की लाए हो, ये इतनी गंदी सब्जी है, ये क्या किलो लाए हो, मैं लास्ट वीक तो इतने की लेकर आई थी। तो भाई ये ऑडिट आप लोगों की नसों में दौड़ रहा है। ये जो जरासीम है ना ऑडिट के, ये आपकी नसों में दौड़ रहा है। हमें सिर्फ करना है पॉलिश। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे एक्सटर्नल ऑडिट का, कि एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत क्यों होती है। मैं जोड़ता हूं वहां से जो मैंने कंपनी लॉ में जब डिविडेंड वगैरह में पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने सिखाया था आप लोगों को। और ऑडिट की खास बात यह है, ये सबसे आखिर में सब्जेक्ट इसलिए है कि इसमें जो भी चीज आपने पढ़ी होगी आई कैप उसको टेस्ट कर सकता है। सर कैसे हो सकता है कंपनी लॉ की कोई रिक्वायरमेंट दे दे और बोले बेटा चलो करो इसका ऑडिट? आ रही बात समझ में? इसीलिए सबसे आखिर में कोई मेरे पास बच्चा अभी आया कि सर सर आप ऑडिट पढ़ा रहे हैं, मैंने अभी जो कि ना ये कंपनी लॉ नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, वो वाला नहीं दिया, मैं उठा लूं? मैंने वो भाई पहले बाकी के पेपर दे, उसके बाद आना ऑडिट के लिए। इसका रीजन ये है कि जब तक तुम्हारी फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं होगी तो ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपैरेटिवली वुड बी डिफिकल्ट। तो भाई एक्सटर्नल ऑडिट अगर आते हैं, कितने लोग मेमन है यहाँ पे? वेरी नाइस। बेटा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो? अच्छा, ये तो करती नहीं होगी, ये तो पैसे जाके किसी संदूकची में तकिए के नीचे वहां पे छुपा देती होगी पैसे। इसको मैंने कभी खर्चा करते हुए नहीं देखा। वो इसमें एक इसकी खूबी सर तलाल वाली है। चलो, हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करिए अहमद। हाँ, चलो अब्बा ने करी होगी। तो भाई अगर लेट्स सपोज एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है कि नाते वाते चल रही हो, ये यूं यूं करके झूम रही है।
अभी देखना, तुम लोग नोट करना इसको, मैं नहीं बोल रहा। फिर तुम लोग यार बोलते हो कि सर तनवीर बड़े एरोगेंट हैं, तकब्बुर है, ये पैसे की बेसिस पे बड़ा इनमें घमंड है। यू नो, आई मेट समबडी जिसने अभी तक मुझसे पढ़ा नहीं है, तो यही डिस्कशन हो रही थी सर तलाल के बारे में। फिर शुगल थी, उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूं। है ना, सर तनवीर भी तो हैं। कह रहा ना, मैं इसमें बड़े एरोगेंट टीचर हैं, बड़ा घुमंड है इनको, इज शो ऑफ काइंड ऑफ पर्सन, और ये है वो है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने क्यों पूछा। तो फिर मुझे कुछ और हुआ, ना मैं और पूछूं, और बताएं। तो उसने हर वो चीज बताई जो मैं समझता हूं मैं नहीं हूं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं ही सर तनवीर हूं। पर जब अब वो बच्चा क्लास लेने के लिए आएगा तब उसको अंदाजा होगा कि वो ये क्या हुआ। बट खैर, तो भाई शेयर होल्डर कभी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न। रिटर्न आ सकता है कैपिटल गेन, या आ जाएगा आपके डिविडेंड के फॉर्म में। तो भाई हुआ कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, किसी भी कंपनी का नाम बता दो, किसी भी बैंक का नाम ले लो। चलो हम ले लेते हैं किसी बैंक का नाम, लेट्स सपोज हम कहते हैं फैसल बैंक। तो भाई फैसल बैंक एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे जो कि है आपका सीईओ। ये जो प्रेसिडेंट है ये अपनी मैनेजमेंट टीम को अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। वो होगा आपका सीएफओ होगा, आपका ट्रेजरर होगा, हेड ऑफ बिजनेस होगा, हेड ऑफ कंप्लायंस होगा, और इसी तरह से डिफरेंट डेजिग्नेशन होंगी। और जाहिर सी बात है, सीईओ की भी बहुत ही बढ़िया सी सैलरी होगी, और साथ ही साथ जितने भी ग्रुप हेड्स होंगे उनकी भी सैलरी होगी। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि यार एक चार्ट अकाउंट ज्यादातर सीएफओ बनता है। तो हम फोकस करते हैं सीएफओ पे और थोड़ा सा मोटिवेट भी करते हैं अपने आप को। तो अगर मैं सीएफओ की बात करूं, सीएफओ की कितनी सैलरी होगी? चलो उससे पहले, सीएफओ का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं, उसकी टीम बनाती है। सर्टिफाई करता है नहीं, वो साइन करता है, काम उसकी टीम कर रही होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द नंबर्स एंड शो द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी एंड डायरेक्ट द एंटिटी के फ्यूचर में क्या होगा। तो एक जमाने में सीएफओ का काम ये होता था कि भाई वो फिर नंबर जो बने ना मुंशीगिरी करना, कि जो नंबर बने हैं वो बता दो। अब इवॉल्व हो गया है वो रोल। अब ना सिर्फ जो नंबर बने हैं, आगे क्या फोरकास्ट है, क्या लग रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी कि यही ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है उसके लिए, तो ये काम भी सीएफओ का है। तो भाई जाहिर सी बात है, अच्छी खासी तगड़ी सैलरी भी होती है सीएफओ को, कि अंदाजन मंथली कितनी मिलती होगी? 70-80 लाख, डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर। बट ही इज एब्सोल्युटली राइट कि जो इसकी सैलरी होगी वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 5 बिलियन टू 8 मिलियन होगी। साथ ही साथ इसको मिलेगी एक गाड़ी बढ़िया सी, जैसे हमारी कंपनी के सीएफओ को मिली हुई है पराडो, तकरीबन 3 करोड़ की इसकी वैल्यू है। इसके अलावा एलएफए लीव फेयर असिस्टेंस, यानी आपको आपकी फैमिली के साथ एक ट्रिप भी मिलेगा जो कि पूरा का पूरा कंपनी फंडेड होता है। सर इसके अलावा डिफरेंट बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, सीएफओ को उतने मिलते हैं, इसी तरह से जो बाकी ग्रुप हेड्स होंगे उनकी भी इतनी तगड़ी होगी सैलरी। इन सबको मिलने के बाद पता चला कि भाई सीएफओ प्रेजेंट कर रहा है एंटिटी के फाइनेंशियल्स एजीएम के अंदर। पता है ना कि एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं। सीएफओ साहब प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएफओ ने प्रेजेंट करा कि सर ये देखें हमारी इतनी सेल्स हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए, और उसके बाद हमारे पास लॉस आ गया है 1 बिलियन रुपीस का। शेयर होल्डर क्या बोलेगा? तू इन्वेस्टर है, तुम्हारे पैसे लगे हुए हैं,
कंपनी के अंदर, और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, बट ये सीएफओ को गाड़ी भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, तुम एज ए शेयर होल्डर क्या बोलोगे? हम नहीं मानते इस नंबर्स को, ये नंबर्स तुमने बनाए, हमें इसका ऑडिट करवाना है, और हम किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे जो इस नंबर को वैलिडेट करे और हमें बताए कि हाँ ये नंबर्स सही हैं। देखो एक मजे की चीज बता रहा हूं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को भी, इनका काम है मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स को ऑडिट के अंदर हम बोलते हैं दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, प्यार से हम कहेंगे TCWG। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स कि तुमने कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्ट करना है। बट सर ये जो डायरेक्टर्स हैं ये भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, तो शेयर होल्डर उस पे भरोसा नहीं करते। शेयर होल्डर बोलते हैं नहीं, हमें ये देखना है कि इन डायरेक्टर्स ने भी अपना काम सही करा या नहीं करा। शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि भाई तुम एक इंडिपेंडेंट बंदे को, इंडिपेंडेंट बंदा का मतलब ये ऐसा शख्स जिसका एंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं हो। एंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा मतलब ये कि कोई रिलेशनशिप एंटिटी के साथ नहीं हो, ऐसे शख्स को अपॉइंट करो, वो तुम्हारा ऑडिट करेगा और हमें अश्योरेंस। तो यहां से निकलता है कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल ऑडिटर का। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये बाहर का बंदा। कौन अपॉइंट करेगा इस बाहर के बंदे को? शेयर होल्डर्स। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर किसका बंदा होगा? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर बोलेंगे कि भाई इस कंपनी ने लॉस कर दिया है, बट ये देखो नई पराडो के अंदर सीएफओ आ रहा है, अभी पूरी फैमिली के साथ गया था यूरो ट्रिप के अंदर, हर चीज खाने पीने, बच्चों के निक्कर, बेगम के पार्लर के खर्चे भी बैंक दे रहा होता है, हमें कैसे लॉस हो गया तुम देखो। एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर के बिहाफ के ऊपर इस कंपनी का ऑडिट करेगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, क्या करता है हम आगे पढ़ेंगे, और शेयर होल्डर को कंफर्ट देगा, शेयर होल्डर को अश्योरेंस देगा कि हाँ हमने ये जो सीएफओ ने प्रेजेंट करे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए हैं, हम मुतमईन हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आप इसे अप्रूव कर, और शेयर होल्डर से अप्रूव कर देंगे। तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं किसको? एक्सटर्नल ऑडिट को। एक्सटर्नल ऑडिट बाहर का बंदा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिपेंडेंट। बाहर का बंदा, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं भी एग्जांपल दूंगा इस चीज को समझाने के लिए, ऊपर ऊपर से, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़े, अभी मैं सिर्फ 30,000 फुट की बुलंदी से मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये है क्या सब्जेक्ट। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर, ताकि शेयर होल्डर को अश्योरेंस दें कि भाई नंबर सही है। जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी देख रहे होते हैं। तो बात तो समझ में आ गई। ये शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप हुई? किसी बहुत ही अच्छे स्मार्ट कूल टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ये टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? जिसमें एक प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप होती है एजेंसी की। शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स आर द एजेंट। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? तो अब आ गए इंडिपेंडेंट के ऊपर। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पार्टी। हसनैन, क्या हसनैन कि जब रिश्ते की बात चली थी और अरीबा के यहां बात गई थी,
तो क्या अहमद और हसनैन के दरमियान कोई रिलेशनशिप थी? क्या था? इंडिपेंडेंट। उसका उस हसनैन से कोई ताल्लुक। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि भाई जरूरी है जिस ऑडिट फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हो उसकी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर नहीं हुई हुई हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ भाई, बड़ा हो गया किस ऑडिट फर्म में जाएगा? क्यों केपीएमजी में? भाई यार मुझे एक चीज बता दे बस, ये मेरी हमेशा से शिकायत है, मैं खुद भी केपीएमजी से हूं। मतलब जितने भी मौलाना टाइप लोग होते हैं वो केपीएमजी में क्यों जाते हैं? और ये मैंने नोट करा है, जितनी भी खवातीन होती है ना वो केपीएमजी में जाती है ना, उसके बाद वो भी अबाया पहनने लग जाती है। और मेरे लिए, मैं जब अब तो माशाल्लाह से इतनी इंफॉर्मेशन इवॉल्व हो गई है और माशाल्लाह से इतनी ज्यादा एक्सेस है आप लोगों के पास, और इतनी ज्यादा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है कि तुम लोगों को फर्म के हालात भी पता होते हैं। किसी ना किसी ग्रुप के अंदर कोई ना कोई चीज चल रही होती है, तुम लोगों को अंदाजा हो जाता है। हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था। हम तो ये समझते थे कि जब फर्म में जाएंगे ना तो टाई वाई सूट वूट बिल्कुल बाबू बन के जाना होगा। जब मैं केपीएमजी में गया था ना तो अचानक तीन दाढ़ी वाले वेस्ट कोट पहन के टकनों से ऊपर छलवारे और निकल रहे थे। मैं डर गया था मैं कहाँ आ गया। और मुझे क्या मालूम था मुझे पूरी आर्टिकल वहीं पे गुजारनी। जब मैं केपीएमजी में गया था ना मैंने भी दाढ़ी रख ली थी। तो ऐसा क्यों है? पार्टनर्स की नहीं है मगर दाढ़ी। जो ट्रेनी होते हैं ना वो सारे। तो मैं एक मजे की चीज सुना था। क्या मतलब? चलो कह सकते हैं भाई। आई डोंट नो, तुम लोगों को मिशी खान या जानते हो मिशी खान को? शी वॉज अ मॉडल, ड्रामा में भी आई है। ओके, तो शी वॉज अ सिंगर मिशी खान की जमाने में। और एक एक ट्विटर का हैंडल बड़ा मशहूर है, कॉर्पोरेट कपल। इसमें एक बंदा होता है दाढ़ी वाला, वो पिशावर जल्मी का किसी जमाने में वो सीईओ हुआ करता था। तो दैट गाय, जो अभी वो माशाल्लाह से ही कंप्लीटली 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई उसकी लाइफ। तो वो उस जमाने में मिशी खान के गाने में ही वॉज अ मॉडल। ही वॉज अ मॉडल। वो माशाल्लाह से वॉज इन केपीएमजी। ही गॉट क्वालिफाइड। ही वेंट टू यूएसए फॉर सिकॉनमेंट। यूएसए गया। कहते हैं ना अल्लाह ताला जब हिदायत दे दे। जब यूएसए से वो वापस आया ना तो टखनों से ऊपर पतलून पहनी हुई इतनी बड़ी दाढ़ी थी। तो लोग यूएसए जाके दाढ़ी कटवा देते हैं, बट माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी और वो पूरा ट्रांसफॉर्म्ड होकर यहाँ पर आया। तो खैर, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि भाई आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, कोई रिलेशनशिप फर्म के साथ ना हो। एग्जांपल दे रहा हूं भाई साहब, हम बात कर रहे हैं फैसल बैंक की। फैसल बैंक का ऑडिट करने के लिए प्रपोजल दे रही है केपीएमजी। उन्हें करना है अपना ऑडिटर चेंज। केपीएमजी ने कहा कि हम करेंगे फैसल बैंक का ऑडिट। केपीएमजी के पार्टनर्स ने फैसल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है 3% की। यानी जो 3% शेयर्स हैं फैसल बैंक के, वो केपीएमजी में दो तीन पार्टनर्स मिलकर ओन करते हैं। लेट्स सपोज अगर केपीएमजी ऑडिट करने के लिए जाएगी फैसल बैंक में, तो इन पार्टनर्स के जहन में क्या चल रहा होगा? यार हमें बेनिफिट होगा अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा इस एंटिटी का। तो क्या होंगे? बायस। इनके डिसीजंस होंगे बायस। इनकी जजमेंट होगी बायस। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि एन एक्सटर्नल ऑडिटर हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का एक एंगल है कि इस एक्सटर्नल ऑडिटर का एंटिटी के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, यानी इस एक्सटर्नल ऑडिटर की
कोई इन्वेस्टमेंट फैसल बैंक के अंदर नहीं होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस चीज को इतनी सिग्निफिकेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैंने ज्यादातर केपीएमजी में ऑडिट करा है अमीन पिरानी के साथ। इज ए पार्टनर इन केपीएमजी। अब वो बहुत ही धीमा बोलते हैं, वो धीमा ऐसे बोलते हैं कि वो हल्का सा होंठ हिलाते हैं, यार इसको देख लो ना यार, इसको देख लो ना यार, प्लीज इसको देख लो ना। यहां तक के एक बहुत ही मशहूर किस्सा है उनका। भाई रात के 11 बजे ऑडिट हो रहा है, रात के 11 बजे वो फाइल रिव्यू कर रहे हैं और एक बच्चा आया, जूनियर था प्रॉब्ली, वो आया, कहते हैं, दो पेंसिल, दो पेंसिल लिया, दो पेंसिल लिया। वो गया, 1 घंटे बाद आया, ये ले बॉस 2 पेंसिल। पेंसिल? तू कहाँ चला गया? एक तो तू 1 घंटे बाद आ रहा है और ऊपर से तू ये 2 पेंसिल दे रहा है। बोला आपने तो बोला 2 पेंसिल, 2 पेंसिल। मैंने 2 पेंसिल बोल रहा हूँ, 2 पेंसिल, तू पेंसिल लेकर आ गया। ये लिटरली ये किस्सा हुआ है उस पार्टनर के साथ। तो इनका स्टाइल ऐसा है कि हमेशा जब भी वो रिव्यू के लिए आते थे, जब अरे भाई यार ये बदल गई है, शादी के बाद बदल गई है। चलो, बेसिकली जो ट्रेनी था वो समझा वो बेंसन मांग रहे हैं, हालांकि ही वाज आस्किंग फॉर पेंसिल। चलो, तो भाई कहां पे थे हम थे केपीएमजी के ऊपर। इवन हम एक बैंक का ऑडिट कर रहे थे और उस बैंक का 2007 के अंदर लॉस था 1 बिलियन का और 2008 के अंदर उसका प्रॉफिट था 3 बिलियन का। तो आई वॉज द जॉब इंचार्ज और उस वक्त जो क्या ना वो बातों बातों में, यार यार तू मुझे बता, तू तू शेयर्स उठा ले, तू शेयर्स उठा ले इस कंपनी के। है ना बॉस, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो ऑडिटर हूं, मैं कैसे उठा सकता हूँ? पक्का तेरे को पता है ना? है ना, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, मैं शेयर नहीं उठा सकता। देख उठाना नहीं है, उठाना नहीं, मुझे पता है कि ये शेयर आज आज चुके हैं ना 4 रुपए का है और जैसे ही नंबर्स रिलीज होंगे ना तो हमें पता है ये शेयर हो जाएगा 36 रुपीज का। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर इंफॉर्मेशन के नंबर रिलीज नहीं हुए, बट रिलीज होने से पहले आपको अंदर की ऐसी बात पता है विच इज प्राइस सेंसिटिव, कि अगर आपने बता दी तो स्टॉक मार्केट में लग जाएगी आग। अरे बात समझ में? तो भाई वो अक्सर बोल रहे होते थे कि भाई शेयर्स नहीं उठाना, शेयर्स नहीं उठाना, शेयर्स नहीं उठाना। वो इंटीग्रिटी को टेस्ट कर रहे होते थे कि ऐसा तो नहीं कि इसने देखा कि लॉस में है और आज प्रॉफिट में है और ये उठा ले। देयर वाज अ स्टोरी एज वेल व्हिच हैपेंड, वो मैं आगे कभी बताऊंगा। बट एक एलिमेंट ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो। इसी तरीके से दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा एलिमेंट ये कि जरूरी है कि कोई क्लोज फैमिली मेंबर उस क्लाइंट पे ना हो जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। भाई साहब लेट्स सपोज मैं था केपीएमजी में और मैं हो गया केपीएमजी में पार्टनर। मुझे इन्होंने भेज दिया कि भैया जाएं जाके फैसल बैंक का आप ऑडिट करें, एक इस्लामिक बैंक है। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि फैसल बैंक की जो सीईओ हैं वो हैं महविश हयात। कर लो बात। अब मैं ऑडिट करूंगा, महविश हयात की बात मानूंगा, बात मानूंगा, अंडरस्टूड सी बात है। इंडिपेंडेंस क्या हो गई? खत्म, खलास, बढ़ गई। इंडिपेंडेंस का दूसरा एलिमेंट ये, गौर से सुनना, एक एलिमेंट ये कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो। दूसरा एलिमेंट ये कि कोई क्लोज रिलेशनशिप ना हो क्लाइंट पे उनके साथ जिसके साथ आपकी इंटरेक्शन हो। ऑब्वियसली बात है, सीईओ के साथ हम इंटरेक्ट करोगे, सीएफओ के साथ इंटरेक्ट करोगे,
there shouldn't be a close family member. एग्जाम्पल दे रहा हूं, इट्स ए ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंड। भाई साहब, मैं आया फैसल बैंक में 2022 के अंदर मैंने ज्वाइन करा। तो हुआ ये कि, बल्कि मैं पीरियड हटा देता हूं, वरना खुदा ना खास्ता तुम उस पर्सनालिटी तक पहुंच जाओगे अगर तुम लोगों के ताल्लुकात होंगे फैसल बैंक में, विच आई बिलीव इज नॉट गुड। तो भाई फैसल बैंक में मैं आया एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो हमारे पास था पीडब्ल्यूसी एज एन ऑडिटर, और फैसल बैंक में हेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी एक खातून। लेट्स सपोज शी इज एक्स, शी वॉज रिपोर्टिंग टू मी। अब हुआ ये कि पीडब्ल्यूसी थी ऑडिट कर रही, इस खातून का एक पेपर बाकी था कॉर्पोरेट लॉ का, और वहां पर पीडब्ल्यूसी में जो जॉब इंचार्ज था वो था लड़का, उसका भी एक पेपर था बाकी कॉर्पोरेट लॉ का। तो फैसल बैंक के क्लाइंट पे वो पोस्टेड था, दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ, माशाल्लाह से फ्रीक्वेंसी लेवल मैच हुआ, कंबाइंड स्टडीज करने लगे, कंबाइंड स्टडीज कंप्लीट करी, रिजल्ट आया, लड़का क्वालिफाई हो गया, लड़की का पेपर रुक गया, लड़का चार्टर्ड अकाउंट बन गया। जब चार्टर्ड अकाउंट बन गया तो लड़के में हिम्मत पैदा हो गई, लड़के में हिम्मत पैदा हो गई, उसने लड़की के घर रिश्ता भिजवा दिया, और अम्मा अब्बा रिश्ता लेके पहुंच गए। इन दोनों की हो गई शादी, चटमंगनी, पट ब्याह है, इस तरह से कुछ। तो इनकी हो गई शादी। अब मसला आ गया इंडिपेंडेंस का। अब जाहिर सी बात है, हमें पीडब्ल्यूसी वाले आए कि भाई ये तो मसला हो गया, अब हमारा लड़का है, आपकी लड़की है, ऑडिट के लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? अरे भाई, हम तो अपनी लड़की को नहीं हिलाएंगे, वो तो वही काम करती रहेगी। ये जो इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी किस पे? ऑडिटर पे। ऑडिटर कौन है? पीडब्ल्यूसी। तो आप अपने लड़के को हिलाओ यहां से। तो हुआ क्या कि उस लड़के को भेजा अल्फला, और अल्फला पे जो जॉब इंचार्ज था वो आया यहाँ। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस इंपेयर हो गई थी। क्यों इंडिपेंडेंस इंपेयर हो गई थी? भाई जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, एक बंदा अपनी बीवी को बोले कि यार ये तुमने गलत काम करा है, पहली चीज तो ये कि बोल ही नहीं सकता, बायसनेस, मैं बोलूंगा उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, घर जाके डबल स्ट्रेस मुझे मिलेगा। तो इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पहले से बोलता है कि भाई नंबर वन, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो। नंबर टू, जरूरी है कि कोई क्लोज फैमिली मेंबर ना हो, कोई क्लोज रिलेशनशिप ना हो ऑडिट क्लाइंट के साथ एक्सटर्नल ऑडिट की। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? ऊपर ऊपर 30,000 फुट की बुलंदी के ऊपर से मैं समझा रहा हूं। किसी के जहन में यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। कोई सवाल आ रहा है? या मेरी बेगम की कॉल होगी। देखो, ऑडिट, अच्छा देखना कितने बजे आओगे और यही सवाल होंगे। हेलो, बस मैं निकल गया हूँ। देखो, अभी मैंने समझाया। अच्छा, ये जो टर्म है ना, जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाते हो, जिसकी वजह से मजबूर हो जाते हो, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। वेरी नाइस।
आसान अल्फाज में, बिल्कुल एज ए लेमैन, बिल्कुल एज ए लेमैन। शक करना, आते हो आपका दोस्त आया है थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, आप क्या करते हो? हाँ भाई, सोया नहीं है रात को, कोई टेंशन है, परेशान क्यों है? दिस इज व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपका दोस्त आया, आओ तो ही डकारे मार रहा है, आप क्या बोलेगे? हाँ भाई बिरयानी खाई है, क्या खाया है? दिस इज व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शक करना। यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई सवाल? वेरी नाइस, दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन वे बिफोर व्हेन वी स्टार्टेड। भाई आप लोगों के पुरजोर इसरार के ऊपर सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी विल बी टॉट बाय मी। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे वो सर हारिस करवाएंगे, और इसके अलावा पास्ट पेपर्स और एक दो और टॉपिक्स, एक और सर हैं फ्रॉम ऑडिट फर्म, ही विल बी कमिंग to do that to do practice with you, and then to give you an overall feeling of audit firm as well. तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इस दफा मेरे पास है। अगला सवाल कोई है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटी? अगर ऑडिट पढ़ रहे हो तो ये सवाल होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी विल बी टॉट बाय मी इस दफा, बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। तो ये हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। तो हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो पूरा दिन बातों में ही सर ने लगा दी, अपने किस्से सुना रहे हैं। तो इफ समबडी वांट्स टू गो एंड रीड स्टडी टेक्स्ट, तो हमने कुछ बातें कर ली हैं। देखो, आई हेट कि अगर मैं स्टूडेंट हूं और मेरा टीचर क्लास में स्टडी टेक्स्ट खोल के रीडिंग करवाने लग जाए, मुझे पसंद नहीं है, मैं सो जाऊंगा क्लास में। तो मेरा वही अप्रोच है, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक चीज को, बहुत सारी चीजों के, आई विल गिव यू माय हैंडआउट्स, एक्सप्लेन करूंगा, वील डिस्कस पास्ट पेपर्स, एंड देन आई टेक यू टू द स्टडी टेक्स्ट। देखो ये चीज यहाँ लिखी है, ये चीज यहाँ लिखी है, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। बट ऐसा नहीं होगा मैं पढ़ा दूंगा, बोलूंगा बस यार स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लो। मैं स्पेसिफिकली मार्किंग कर पाऊंगा, देखो ये चीज यहाँ पे थी जो पढ़ी, ये चीज यहाँ पे थी, ये चीज यहाँ पे थी। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल? शुरू की कुछ क्लासेस सिर्फ मेरी होंगी, शुरू की सिर्फ कुछ क्लासेस सिर्फ मेरी होंगी, टू गिव यू दैट बैकग्राउंड, टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद हम लोग, पहले मैं एक्सटर्नल ऑडिट को अपॉइंट करवाऊंगा, और उसके बाद फिर सर हारिस आएंगे और वो आगे से वहां से स्टार्ट करवाएंगे बाकी। आर यू पीपल विथ मी? कोई सवाल? यार अभी वेट कर लो, रिजल्ट के बाद लेना। ठीक है। हाँ बट सर क्या बिल्कुल निहत्ते आ जाएं? नहीं भाई, डाउनलोड कर कर आ जाओ, सॉफ्ट कॉपी इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है। फिलहाल आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं रिजल्ट्स का, उसके बाद से दे गेट सीरियस। बट इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, मैं शुरू में थोड़ा पेस ज्यादा रखूं, राइट? मगर मेरे साथ रहिएगा आप लोग, ताकि बाद में हम लोग को ज्यादा स्ट्रेस ना हो। ठीक है। उसके दो रीजन है। ए, ऑब्वियसली दिसंबर में मेरा ऑडिट भी होगा, उसकी वजह से मैं उतना टाइम नहीं क्या पता निकाल पाऊं। बी, मेरे ऑफिस में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रही हैं जिसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। सी, ऑब्वियसली दिसंबर होगी तो विंटर वेकेशंस भी होंगी। तो बेटा इंशाल्लाह हिम्मत है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ऐसा मैंने एक ट्रक के पीछे देखा था लिखा हुआ। तो वो शेर आप लोगों के लिए है कि इंशाल्लाह वंस व्हेन यू विल गेट थ्रू योर पेपर्स, तो ये वाली वेकेशंस आप लोगों को भी इंशाल्लाह नसीब होंगी, राइट? चैट में से कोई सवाल?
नहीं है। कोई और सवाल किसी के जहन में? सवाल नहीं था? पक्का? कोई टेंशन? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर हसन ने पूरी कोशिश करी कल क्लास लगाने की, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि कल क्लास ना लगे, बट इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास लगेगी सैटरडे को, एंड वील हैव 2 to 3 क्लासेस इन अ वीक। आर यू पीपल विथ मी? अच्छा और चीज, सर पास्ट पेपर्स भी आप करवाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से लॉ में मैं पास्ट पेपर्स करवाता था, वैसे यहाँ पे भी पास्ट पेपर्स करवाऊंगा।